एस्ट्रोलॉजी जहाँ हम प्लैनेट्स को मॉनिटर करते, एंड जो वास्तु है जहाँ हम अपने घर की डायरेक्शंस को मॉनिटर करते। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बना? एस्ट्रोलॉजी में जो आपके चार्ट है ना, उसमें 12 घर 9 ग्रह होते हैं, उनमें ही आपका वास्तु भी छुपा हुआ है। जिसका 4th हाउस राहु केतु से पीड़ित है, उसके घर का वास्तु हो ही नहीं सकता। एक समय होता है जब घर में आपको वास्तु नहीं कराना चाहिए। रिश्ते के लिए आप जा रहे हो, अगर उनके घर में पतली लंबी किचन है, जिस घर में भी एंट्रेंस लॉबी होगी, उस घर में आपकी पत्री में मून खराब है, आपके घर में नॉर्थ वेस्ट की दिशा में कोई ना कोई दोष मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो रेंटेड हाउस पे रहते हैं, उनका वास्तु भी इफेक्ट करता है उनकी लाइफ पे। घर आप जिसमें भी रहते हो, उस घर का वास्तु आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता ही डालता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आपका एक नए तरीके के पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो वैसे तो आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि हर कोई उसके बारे में वीडियोस बना रहा है। इतने सारे मिथ्स हो गए हैं कि हम लोगों ने सोचा कि उस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाए एक अच्छे प्रैक्टिशनर्स के साथ। तो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो राजीव अरोड़ा सर, जिनसे हम जानेंगे कि आजकल जो ये वायरल चल रहा है कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, या एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड इतनी सारी मिथ्स हैं, इतने सारे लोगों ने उपाय बताए हैं, क्या सच है क्या झूठ है। तो वेलकम सर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। दोबारा मिले हम, इतने सारे टॉपिक्स पे पहले भी बात करी है, एंड आज मैं आपके लिए एक नया लेके आई हूँ, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु। तो एस्ट्रो वास्तु अगर हम बात करें तो नाम तो बड़ा मॉडर्न है, लाइक आजकल के टाइम का, लेकिन ये कितना पुराना है, कितना पहले ओरिजिनेटेड हुआ था, एंड इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए, वास्तु तो सदियों पुरानी विधा है जी। एस्ट्रोलॉजी भी सदियों पुरानी विधा है। पहले के जमाने में बहुत सिंपल सा वास्तु काम कर जाता था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे लाइफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती गई, तो कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उनको ठीक करने के लिए। तो धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने अपने पर्सनल लेवल पे ही इसको दोनों चीज़ों को मर्ज किया, मिलाया और कुछ चीज़ें निकाली। अच्छा। धीरे धीरे ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता रहा। और देखा जाए तो सच में तो ये है कि ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों एक ही चीज़ें हैं। अच्छा। आपकी पत्री से आपके घर का नक्शा पूरा दिख जाता है। आपके घर में कौन सा डिज़ाइन होने वाला है, किस तरह का घर होने वाला है, आपके घर का नंबर क्या होने वाला है, आपकी दिशा कौन सी होने वाली है, ये सब आपकी पत्री में लिखा होता है। आपके लिए कौन सी दिशा शुभ है, कौन सी दिशा अशुभ है, ये सब आपकी पत्री में लिखा होता है। लेकिन होता क्या था कि पुराने समय में ना तो इतना नॉलेज स्प्रेड थी, ना आम आदमी को इतनी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल थी। हमारा देश तो वैसे ही बड़ा भाग्यवान देश है। हमारे यहाँ खाने पीने की कभी लोगों को कमी रही नहीं, खेत अनाज सब होते ही थे। बिल्कुल सही। तो एक आम आदमी की ज़िंदगी खेती करके आराम से चल जाती थी। हमारी आज भी मेन तो खेती ही है जी। जब कंपटीशन इतना नहीं था, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा वास्तु की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। साधारण पूजा पाठ, हवन यज्ञ करा के, घर की प्योरिटी करा के, है ना, गंगा जल छिड़क के बहुत सारे काम हमारे हो जाया करते थे। सही बात। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना बदल गया तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया। अब लाइफ इज़ अ रेस हो गई, तो अब हमें पहले से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, है ना। तो जैसे हर चीज़ इम्प्रूव हुई, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रो वास्तु भी इम्प्रूव किया गया। अच्छा। इम्प्रूव क्या किया गया, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना लोगों ने अब शुरू किया। ज्ञान तो सदा से था ये, लेकिन एप्लीकेशन अब शुरू हुई है जब ज़रूरत पड़ी तब। तो नया नहीं है, ये है तो सदियों पुराना ही, लेकिन एप्लीकेशन उसकी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शुरुआत में ऐसे भी हुआ कि शुरू में तो वास्तु ही करते थे सारे जी, तो धीरे धीरे वो वास्तु ही चलने लग गया। लेकिन अब जो है थोड़ा ज़रूरत ज़्यादा है, तो अब एस्ट्रो वास्तु आने लग गई। एस्ट्रोलॉजी में भी जैसे डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ हैं, जैसे लाल किताब हो गया, है ना, केपी हो गया, वैदिक हो गया, भृगुनंदी नाड़ी हो गया। तो इन हर विधा वालों ने अपना वास्तु अपने तरीके से पत्री में ढूंढा। अच्छा। तो वास्तु में भी बहुत सारी वैरायटीज आ गई, एस्ट्रो वास्तु में भी कई सारी वैरायटीज हैं।
तो एस्ट्रो वास्तु भी एक अकेला नहीं है। लाल किताब वाले अलग ढंग से करते हैं, वैदिक वाले अलग ढंग से करते हैं, केपी वाले अलग से करते हैं, वैदिक जो वास्तु है वो अलग ही तरीके से चलता है ना। तो ऐसे कई सारे उसमें भी अलग अलग मोडालिटीज डेवलप हो गई धीरे धीरे करके। सर अगर हम बात करें एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी जहाँ हम प्लैनेट्स को मॉनिटर करते हैं, एंड जो वास्तु है जहाँ हम अपने घर की डायरेक्शंस, अपने घर की वाइब्रेशंस को मॉनिटर करते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बना? कॉम्बिनेशन ऐसे है कि एस्ट्रोलॉजी में जो आपके चार्ट है ना जी, उसमें 12 घर 9 ग्रह होते हैं जी जी, उनमें ही आपका वास्तु भी छुपा हुआ है। अच्छा, जैसे आपका ज्योतिष में हमारे चार्ट में 4th हाउस होता है, ठीक है। 4th हाउस जो है वो आपके घर की एंट्री है। ओके। जो 4th हाउस बताएगा वो आपके घर की एंट्री होनी चाहिए, शुभ एंट्री। अच्छा, ठीक है। 9th हाउस जो है वो आपके घर का ब्रह्मस्थान बताता है। वहाँ पे आपका ब्रह्मस्थान की स्थिति वहाँ से 9th हाउस से पता लगता है। अच्छा। आपकी पत्री के हिसाब से आपका सुख का भाव जो है वो 4था होता है। घर सुख देने के लिए होता है, घर का भाव भी 4था ही भाव होता है। तो अगर आपके घर की एंट्री 4थे भाव के हिसाब से है, ठीक है, तो आपका घर आपके लिए सुखद होगा। आपका घर अगर 6ठे घर के हिसाब से हो गया एंट्री, 8वें घर के हिसाब से हो गई, तो ये पत्री के अशुभ ग्रह हैं, अशुभ भाव हैं। तो अगर आपके घर की एंट्री 6ठे भाव के हिसाब से हो गई, 8वें भाव के हिसाब से हो गई, तो आपका घर आपको अशुभ रिजल्ट दे देगा। अच्छा। ब्रह्मस्थान 9th हाउस है। जिसके घर का या जिसकी पत्री में ब्रह्मस्थान खराब है, पाप ग्रहों से ग्रसित है, उसके घर का वास्तु हो ही नहीं सकता। अच्छा। आप कुछ भी कर लीजिए, उसके घर का वास्तु ठीक नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। जिसका 4th हाउस राहु केतु से पीड़ित है, उसके घर का वास्तु भी कभी हो नहीं सकता। अच्छा, कभी नहीं। वास्तुविद अगर आपके घर आ भी जाएगा ना, तो उसका कंपास जो है उस दिन रीडिंग गलत दे जाएगा। अच्छा। राहु भ्रमित कर देता है, राहु एनर्जीज को चेंज कर देता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिस दिन आपके घर में कोई आया ग्रेडिंग करने के लिए, आपका घर चेक करने के लिए, उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। और आपके घर का वास्तु डायरेक्शन बदल जाएगी। मान लीजिए किसी ने आपके घर की फेसिंग देखी, ठीक है, फेसिंग मान लीजिए 30 डिग्री पे आ रही है, 0 डिग्री पे नॉर्थ होता है, तो 0 डिग्री पे मान लीजिए आपका घर आ रहा है, तो आप देखोगे तो आप कहोगे जी नॉर्थ फेसिंग घर है आपका जी, लेकिन कंपास गलत बता रहा है उस दिन। अच्छा। कंपास में डिग्री वाइज वेरिएशन आ जाएगा, और वो इतनी हो जाएगी वेरिएशन कि उसकी वजह से आपके घर के वास्तु के सारे रिजल्ट्स बदल जाएंगे। इसलिए 4थे घर और 9वें घर में पाप ग्रह होने पे इनके घर का वास्तु नहीं हो सकता। अगर करना है तो उसकी कुछ विधियां हैं, पहले वो करनी पड़ेंगी, तब वास्तु करोगे तभी ठीक होगा। अच्छा। नहीं तो होगा ही नहीं। तो सर ये वास्तु कराना कब चाहिए बेसिकली? जब हम मकान लेते हैं या जब हम घर लेते हैं? क्योंकि आजकल तो घर का तो है ही नहीं ट्रेंड, आजकल तो फ्लैट्स चलते हैं। तो फ्लैट्स में भी यहाँ ये आ गया है कि एक पूरी इंटायर बिल्डिंग बनती है जिसके सारे फ्लैट सेम होते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ भी आता है कि क्या एक को कराना चाहिए वास्तु, बाकी सबके लिए सेम होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका सेम है जी, तो इसका मतलब है एक पोर्शन ऐसा है जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा। ये डिफॉल्ट में मिला हुआ सिस्टम है आपको, ठीक है। ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी एक मैंने लाइन बोली थी कि आपके फ़ोन में एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम आता है, एंड्रॉयड एप्पल का जो भी आपने फ़ोन लिया उसमें एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम आपको मिलता है, ठीक है। ये घर आपको मिला, ये फ्लैट आपको मिला, ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें आप कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें आपको चेंजेस करने हैं, आपके लिए आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ पे एस्ट्रो वास्तु आपकी मदद करता है कि जो स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता, स्ट्रक्चर की जगह पे बाकी चीज़ें जो घर का सामान है उनको बदल लिया जाए, तो उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हो। ओके। एस्ट्रो वास्तु जब हम करते हैं तो घर के सामान को इधर उधर शिफ्ट करके रिजल्ट्स ले लेते हैं, क्योंकि आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो बदल नहीं सकते, वो तो डिफ़ॉल्ट है। अगर आप प्लॉट खरीद के मान लीजिए बना रहे हैं, तो प्लॉट खरीद के लेके स्ट्रक्चर बनाने के समय में भी आप वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे जो आपकी पत्री में नहीं है। अच्छा। आप बना ही नहीं सकते। यू आर बाउंड टू गेट द सेम अकोमोडेशन विच इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। आपको अपनी डेस्टिनी से अलग कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा। एक चीज। दूसरा,
वास्तु कब कराना चाहिए, ये सवाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। एक समय होता है जब घर में आपको वास्तु नहीं कराना चाहिए। अच्छा, वो कौन सा? अगर उस समय में आपने अपने घर का वास्तु करा लिया तो आपने वास्तु से क्या कराया वो पता नहीं, लेकिन इसके बाद आपका डाउनफॉल कंफर्म है। अच्छा। आप कोई भी वास्तु करा लो, किसी से भी करा लो, किसी भी मेथड से करा लो, लेकिन अगर वास्तु कराने का टाइम गलत है तो उस समय में किया गया वास्तु आपको हमेशा नुकसान देगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ऑडियंस में जिन्होंने वास्तु करने के बाद बहुत सारे नुकसान उठाए होंगे जी। उसका रीजन यही है। तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड होता है जब आपको वास्तु नहीं कराना चाहिए? वो कुंडली में ग्रहों की मूवमेंट देखने से समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जिसके घर में भी आप वास्तु कर रहे हो तो उसके घर में जैसे मान लीजिए 2 फैमिली मेंबर्स हैं, ब्रेड अर्नर्स ज़्यादातर हम लेते हैं, एक है तो एक, हस्बैंड वाइफ दोनों है तो दोनों, उन दोनों का चार्ट देखना पड़ेगा। उस चार्ट में कुछ प्लानेटरी मूवमेंट्स हैं वो देखनी पड़ेंगी। अगर कोई सर्टेन पर्टिकुलर मूवमेंट उनके चार्ट में उस समय में हो रही है तो वो समय वास्तु कराने का नहीं है। अच्छा। उस समय में वास्तु नहीं कराना चाहिए। कराओगे तो बी रेडी फॉर द लॉसेस। आपका वास्तु आपके लिए कितना ही सही करके जाए, अल्टीमेटली उसने नुकसान ही देना है। सर एक कंसेप्ट और है, जैसे मैंने आजकल वीडियोस देखी हैं तो वास्तु जब कराते हैं तो कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स कुछ तोड़वाते भी हैं घर की चीज़ें, लाइक वॉशरूम तोड़वाना या कोई भी एक छोटी मोटी चीज़ें तोड़ फोड़ होती ही है। तो क्या इसको हम रोक के और भी वास्तु के कुछ टेक्निक्स होते हैं? मैंने तो आज तक कभी कुछ नहीं तोड़वाया। अच्छा। तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट वेज होते हैं जिससे आप रिजल्ट्स बदल सकते हो। अच्छा। तोड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सर आपकी जो वास्तु की जो एनर्जी है, जैसे हम कहते हैं कि एनर्जी फ्लो होती है, अब हमने वहाँ कुछ रख दिया, जैसे मैंने सोफ़ा रख दिया, तो वो भी एक बैरियर का काम करती है। देखिए बहुत तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अच्छा। सबसे पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो देख रहे हैं, आप लोग वास्तु कराइए लेकिन वहम मत पालिए जी। लोग वहम ज़्यादा करने लग जाते हैं। लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा पैनिक रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा जी आपके घर में इस दिशा में कोई वाइट कलर की चीज़ होगी, ठीक है, तो लोग कहते हैं जी हमारा चीनी का डब्बा पड़ा है, हमारे घर पे चावल पड़े हैं वहाँ पे, है ना, ये भी वाइट ही होते हैं, इनका क्या करें जी, ये तो नहीं हटा सकते। तो पहले ये समझिए कि वास्तु में कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, कौन सी नहीं डालती जी। जो घर में रखी हुई परमानेंट चीज़ें हैं जो कंज्यूमेबल नहीं है, वास्तु उन्हीं से होता है। अच्छा। जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनका वास्तु पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। चीनी का डब्बा 10 बार दिन में खोलते हो, 10 बार बंद करते हो, चावल एक आध बार दिन में खुल ही जाते हैं, डब्बा खुल ही जाता है ना। या वो मूविंग चीज़ है, वो परमानेंट नहीं है, वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है, उसका परमानेंट इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हिलती डुलती रहती हैं उनकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती। आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख दो, थोड़े समय बाद उसमें एक एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है जी। तो किचन का सामान तो सारा ही हिलता डुलता रहता है। बिल्कुल सही, है ना, मिर्च मसाले ये वो सब आप छेड़ते ही रहते हो सारा दिन। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे परमानेंट कांस्टेंट एनर्जी तो होती नहीं उन चीज़ों की, वो तो हिलती डुलती रहती है। इसीलिए पूजा पाठ का भी एक नियम है कि एक आपको आसन बताया जाता है, आसन बताया जाता है कि इस आसन पे बैठ के कीजिए ताकि जो एनर्जी है वो इस आसन के साथ आपकी बंडल हो। और दूसरी चीज़ होती है एक ही स्थान पे बैठ के पूजा करनी चाहिए। रोज़ रोज़ पूजा का स्थान भी अगर आप बदल बदल के करते हो तो वो पूजा भी आपको फ़ायदा नहीं देती। अच्छा। क्योंकि वो एनर्जी जमा कर रहे हो ना आप। पूजा करना क्या है, सम गुड वाइब्रेशंस यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट विद यू। तो आप रोज़ उसकी जगह बदल दोगे तो वो तो एक जगह इकट्ठी हो ही नहीं पाएगी। सही बात। जड़ जमनी चाहिए ना, तो जड़ उस चीज़ की जमती है जो वहाँ कुछ समय तक रहती है। अगर वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा समय तक रही नहीं तो उसकी तो जड़ जमी नहीं। जिसकी जड़ नहीं है वो तंग नहीं करेगी। अच्छा। उसको वास्तु में कंसीडर मत कीजिए, वहमी मत बनिए। वास्तु ज़रूर कराइए लेकिन वहम मत पालिए। मूविंग चीज़ें काम नहीं करती, जो फिक्स चीज़ें हैं जिनको आप 6 महीने साल में छेड़ते हो उनका इम्पैक्ट आता है। टेम्परेरी चीज़ों का इम्पैक्ट टेम्परेरी रहता है, वो असर नहीं करता। तो सर ये जो एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट है ये हमारे हेल्थ इश्यूज़ या हमारे पास पैसा नहीं रुकता, हमारे मनी ब्लॉक्स होते हैं, या हमारे रिलेशनशिप्स, इनको भी इफेक्ट करता है? सब चीज़ों पे असर आता है। अच्छा। आपके घर के अंदर एंटर करके
मान लीजिए मेरे पास आपका चार्ट नहीं है, जिसका भी है, आपका क्यों बोलूँ, किसी का भी चार्ट है मेरे पास मान लीजिए नहीं है, और मैं उसके घर चला जाऊँ तो मुझे उसकी पत्री दिख जाएगी। जैसी पत्री है वैसे ही घर होगा। अच्छा। आपका घर 1 इंच भी पत्री से इधर उधर हो नहीं सकता। ठीक है, रिलेशनशिप की बात है, मैं आपको एक वो बताता हूँ, पहचान बताता हूँ जी। जिनके भी घरों में पतली और लंबी किचन है वहां पे सेपरेशन हो गई होगा। अच्छा। 100% होगा। हस्बैंड से कहीं ना कहीं सेपरेशन होगा, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, कैसे भी हो। लेकिन अगर आपकी किचन 12x6 की है, 15x6 की है, तो सेपरेशन कंफर्म। अच्छा। पत्री देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी किचन में वुडवर्क 2 कलर का हुआ है तो भी सेपरेशन होगा। अच्छा। किचन सबसे ज्यादा आपके मैरिड लाइफ के बारे में बताती है जी। किचन से ही सब कुछ पता लगता है। अच्छा। किचन पतली लंबी है, मैरिड लाइफ में दिक्कत होनी है। किसी ना किसी वजह से हस्बैंड को दूसरे शहर में रहना पड़ सकता है। रिलेशन आपके अच्छे हों, ये हो सकता है, लेकिन दूर है ना, पास आओगे लड़ोगे, दूर जाओगे ठीक रहोगे, ऐसा होता है ना। वो अगर आपने चेक करना है तो आप घर के अंदर जाओ और सिर्फ किचन देख लो। अच्छा। रिश्ते के लिए आप जा रहे हो, जिस लड़के के घर आपने अपनी बेटी देनी है उस लड़के के घर में एक बार तो जाते हो शादी से पहले, जाके किचन देख लो। अगर उनके घर में पतली लंबी किचन है, उनकी फैमिली में कोई ना कोई डिवोर्स का केस होगा। अब डिवोर्स नए ज़माने की चीज़ है, पिछले 20-30 सालों में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आया है जी। पहले नहीं था। हमारी नानी दादियों के समय में डिवोर्स नहीं हुआ करते थे, तो क्या उनके बीच में बैर नहीं होता था? सब होता था ना, ढका छुपा रहता था, टॉलरेंस थी, अंदर अंदर चीज़ें चलती रहती थी, बाहर नहीं दिखती थी, बच्चों को भी नहीं दिखती थी, है ना। लेकिन डिस्प्यूट्स तो सभी जगह थे। अब थोड़ा खुल के आने लग गई हैं चीज़ें। लेकिन आपको अगर देखना है कि इनकी फैमिली में इस तरह की कोई हिस्ट्री रही है कि नहीं रही है, तो लड़के वालों के जब घर जाओ तो एक बार किचन तक झांकी मार आओ, आपको पता लग जाएगा आपकी बेटी सुखी रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है। इतने से ही पता लग जाएगा। अच्छा। यही सारी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने जीवन के बारे में घर का वास्तु देख के बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो। अच्छा। जैसे किसी किसी के घर में जब आप एंटर करते हो तो आजकल उसको बोलते हैं एंट्रेंस लॉबी है ना। पतली लंबी एक रास्ता सा होता है, छोटी सी गैलरी जैसी, पैसेज जैसा, और उसके बाद ड्राइंग रूम आता है ना। जिस घर में भी एंट्रेंस लॉबी होगी उस घर में ब्लैक का पैसा बताता है। सर आपसे नई नई चीज़ें जान के ना, मतलब मैं तो ऐसे हो गई हूँ कि अब मैं बाहर भी जाके अप्लाई करती हूँ ये सब चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली। आपके घर की बात नहीं कर रहा मैं, आपके घर के आसपास अगर एक चक्कर मार लिया जाए तो मैं आपके घर के अंदर के हालात बता सकता। अच्छा। घर के अंदर की क्या स्टोरी है, किस घर में रहने के बाद आपके घर में पैसा बहुत आएगा, किस घर में रहने के बाद आपका पैसा चला जाएगा, वेल्थ आपकी लुट जाएगी, चली जाएगी, ये देखने के लिए घर का मैप भी नहीं चाहिए। उस एरिया का एक राउंड लगा लूंगा मैं तो बता दूंगा आपको कि इस घर में रहने से आपका पैसा चला जाएगा। ऐसा कैसे? बहुत सिंपल है, जैसा आपका एरिया है अंदर भी घर के वही कहानी होगी। आप कभी ध्यान से देखना, ये थोड़ा लोगों को शायद रिलेट करने में मुश्किल हो क्योंकि वाइडर प्रोस्पेक्ट है। एक एरिया में एक ही तरह के लोग एक ही तरह से रहते हैं और उनकी ज़िंदगी की कहानी एक जैसी होती है। इक्का दुक्का लोग उस कहानी से अलग ज़िंदगी में चलते हैं, इसीलिए वो वहाँ ज़्यादा दिन तो रहते नहीं, वो निकल जाते हैं। अच्छा। आप किसी भी एरिया में जाके देख लो, हम लोग क्यों ऐसा पसंद करते हैं कि इस एरिया में इस तरह की कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, चलो हम यहाँ जाके रहते हैं। एक माइंडसेट है ना, क्यों है? कोई तो रीज़न होगा कि इस एरिया में बड़े लोग रहते हैं, चलो यहाँ जाके रहते हैं। इस एरिया में इस कम्युनिटी वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, चलिए यहाँ रह के चलते हैं। ये सब आता है ना। बिल्कुल सही। तो ये सब भी कैसे होता है? ये भी तो वास्तु है, वास्तु शहर का भी होता है। अच्छा। आपकी पत्री के हिसाब से ये पता लगाया जा सकता है कि आपको शहर के कौन सी दिशा में घर लेना चाहिए। आपके घर की दिशा की बात नहीं है, शहर की दिशा कौन सी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है,
अब एक आदमी ने दिल्ली में 2 प्रॉपर्टियां बनाई, एक मान लीजिए ईस्ट दिल्ली में बनाई और एक उसने साउथ दिल्ली में बनाई। ईस्ट दिल्ली की प्रॉपर्टी नुकसान दे गई, साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी उसको फायदा दे गई। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो डिजाइन्ड है उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग। उसने ईस्ट वाली दिशा में जाना ही नहीं था, क्योंकि ईस्ट की दिशा उसकी पत्री में पेन देती है। अच्छा। अब आप देख लो, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको नोएडा बहुत फला, बहुत से लोग हैं जिनको गुड़गांव बहुत फला, बहुत से बिल्डर ऐसे हैं जो नोएडा में काम करते थे, गुड़गांव में आए और खत्म हो गए। हाँ। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि आपको जो प्रोफाइल भगवान ने दिया, आपका जो डेस्टिनेशन में जो बनाया, उसमें नोएडा जमता था। आपको नोएडा नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा। आपने नोएडा छोड़ दिया, आप आ गए गुड़गांव में, बंद हो गए। है, 3 है, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने नोएडा छोड़ा। मेरे पास उनकी पत्री नहीं है, लेकिन वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है मैं वो बता रहा हूँ। आपकी पत्री में भी लिखा होता है कि आपको शहर के कौन से हिस्से में घर लेना चाहिए, कौन से शहर के हिस्से में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अच्छा। अगर आप उसके हिसाब से लोगे तो आपको प्रॉपर्टी फलेगी। अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जो आपकी दिशा पेन की आती है, उस दिशा में प्रॉपर्टी लोगे तो वो पेन में जाएगी, वो प्रॉपर्टी आपको दुख देगी। तो ये एस्ट्रो वास्तु ही बताता है। अच्छा। सिर्फ अंदर घर का वास्तु नहीं, शहर का वास्तु भी होता है। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है सर। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि हमने अभी प्लैनेट्स की बात करी, कुछ ग्रह हमारे डायरेक्शंस को भी बताते हैं कि इस डायरेक्शन में ये ग्रह बहुत पावरफुल है या वीक है। हर ग्रह की अपनी एक दिशा है। अच्छा। आपकी पत्री में अगर वो ग्रह खराब है तो आपके घर की उस दिशा में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलेगी। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका मरकरी खराब है तो आपके घर की उत्तर दिशा में कोई ना कोई दोष होगा। आपकी पत्री में मून खराब है, आपके घर में नॉर्थ वेस्ट की दिशा में कोई ना कोई दोष मिलेगा। अच्छा। या तो वो कट होगा या एक्सटेंडेड होगा। ज्यादातर में मून खराब होने पे कट मिलेगा। ओके। वो हिस्सा कटा हुआ होगा। जब वो हिस्सा कटा हुआ होगा तो आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड इश्यूज लाइफ में झेलने पड़ेंगे। तो सर आपने तो इतने लोगों का वास्तु किया होगा, तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे साथ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? मैंने वास्तु बहुत लोगों का किया, लेकिन मैं जो वास्तु करता हूँ, असल में दिक्कत क्या है, मैं जो वास्तु करता हूँ उसमें ना पैसा बहुत कम खर्चा होता है। अच्छा। जब पैसा कम खर्चा होता है तो लोगों को लगता है इससे क्या होगा, है ना। तो वास्तु वाले क्या करते हैं, आजकल खूब पैसा लगवाते हैं। बिल्कुल सही। अपनी फीस लेंगे 50,000 और आपके मकान पे लगवा देंगे 5 लाख रुपए। बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा सा ना उल्टा चल पड़ा है मामला। वास्तु में पैसा नहीं खर्चा होता। वास्तु बहुत आसान तरीके से बहुत कम पैसे में किया जा सकता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक क्लास में हमारे एक लड़की थी, उसने वास्तु की क्लास चल रही थी, तो उसको मैंने बताया कि तुम्हारे घर में मम्मी को ये प्रॉब्लम हो रही है आपके, तो आप एक काम करो, घर के, उनके पास मैप था अपना घर का, तो मैंने बोला आप अपने घर के इस डायरेक्शन में रेड कलर की कोई भी चीज़ रख दो तो मम्मी का ये पेन ठीक हो जाएगा। अब क्लास तो 2-2.5 महीने चलती है, ठीक है। और उनको वास्तु का पहले भी आइडिया था, कहीं और से भी उन्होंने कुछ किया हुआ था पहले से, तो उनको बेसिक नॉलेज थी। तो उन्होंने क्या किया, क्लास चलते चलते ही घर की उस दिशा में एक रेड कलर की चीज़ रख दी। क्या चीज़ रखी आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ये जो थर्मोकोल के बीन बैग्स आते हैं ना बड़े बड़े से जी। तो उन्होंने वो बीन बैग ड्राइंग रूम का जो है दूसरी दिशा में रखा था, वो उठा के जहाँ पे मैंने कहा वहाँ रख दिया और वो दिशा उनके घर के ड्राइंग रूम में आती थी। अच्छा। और उन्होंने वो बीन बैग जो है उस दिशा में जहाँ मैंने बोला वहाँ रख दिया। 15-20 दिन के बाद अगली क्लास जब हुई, 2-3 क्लासेस के बाद, तो उन्होंने बताया कि मम्मी का नी पेन ठीक हो गया। अच्छा। और जो 15 साल से चल रहा था, 15 साल पुराना नी पेन सिर्फ एक बीन बैग जहाँ पे मैंने कहा वहाँ रखा और ठीक हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, फेसबुक पे उस टाइम में मैं लाइव सेशंस किया करता था। मेरे फेसबुक पे अभी भी वो वीडियो कहीं ना कहीं होगा। अच्छा। तो लोगों के लाइव क्वेश्चंस लिया करता था। तो बॉम्बे से एक कोई लेडी हैं, उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उनको बताया कि आपके घर में इस दिशा में ऐसी एक चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको वहाँ से हटा दो, आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा।
उन्होंने वो सुनते सुनते ही वहाँ से वो चीज़ हटा दी। 3 दिन बाद मेरे पास उनका फ़ोन आया। अच्छा। वो कह रही हैं सर मैंने आपका लाइव वो फेसबुक पे जो सेशन था वो देखा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था और आपने मुझे आंसर किया। मैंने कहा अच्छा बताइए। तो कह रही हैं आपने जो मेरे को रेमेडी बताई थी वो मैंने करी और अगले दिन से मैं बॉडी में अपने ढूंढ रही हूँ कि मेरा बैक पेन गया कहाँ। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बात बताई, कह रही मेरे हस्बैंड जो हैं वो वास्तुविद हैं और वो पिछले 25 साल से वास्तु और ज्योतिष सिखा रहे हैं मुंबई में। और उन्होंने घर में सारी रेमेडीज कर ली लेकिन मेरा बैक पेन ठीक नहीं हुआ। मैं उन एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लूँगा, अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी वाइफ ने उनको बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेकार पढ़ाते हो, तुम राजीव जी से कोर्स करो। उन्होंने मेरे से वो फिर पूरा कोर्स किया। अच्छा। और वो एस्ट्रोलॉजर मुंबई के माने हुए एस्ट्रोलॉजर हैं जो उनकी अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीने वेट करना पड़ता है। तो उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि आप राजीव जी से कोर्स करो। खुद इतने रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर की वाइफ ने बोला। रिनाउंड तो चलो ठीक है, लेकिन होता क्या है पता है, अब एक विद्या है, ठीक है, उन्होंने 20 साल पहले सीखी जी, मैंने, अब वो तो आज सीख रहे हैं 20 साल बाद 25 साल बाद मेरे से सीख रहे हैं, लेकिन मैंने अपने करियर के शुरू में सीख ली। तो ये जस्ट अ कोइंसिडेंस है ना। नॉलेजेबल आदमी नॉलेजेबल ही होता है। कोई चीज़ मैंने पहले सीख ली, कोई चीज़ आपने पहले सीख ली, बस इतना सा ही फ़र्क होता है। तो ऐसा नहीं कि उनकी नॉलेज में कोई कमी है, एक नई चीज़ है उन्होंने उस समय तक नहीं सीखी थी। मैं उनकी नॉलेज को डिनाई नहीं कर रहा, वो बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, 6 महीने उनकी वेटिंग चलती है, ऐसी बात नहीं है। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने बाद में फिर वो कोर्स किया और अपनी नॉलेज को उन्होंने इम्प्रूव किया और ये उनकी तारीफ़ है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, इतना पुराना एस्ट्रोलॉजर किसी के यहाँ सीखने नहीं जाता आमतौर से। एग्जैक्टली, वो अपने ईगो पे आ जाती है और अगर वो सीखने आ भी रहा है तो वो कई सारी कंडीशंस लेके आता है कि भाई मेरा वीडियो नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। हालांकि उनका एक बहुत छोटा सा वीडियो है क्लास का, जब वो सीख रहे थे, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कहीं बहुत पुराना पड़ा हुआ है, बट मैंने उसको कभी हाईलाइट नहीं किया कि ही इज़ द वन हु लर्न फ्रॉम मी। ठीक है, हर एक का अपना अपना समय होता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग आए सीखने के लिए। एक हमारे राजस्थान में कोई एस्ट्रोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद ना, मेरे को पता भी नहीं है इनफैक्ट। तो उस यूनिवर्सिटी में 5 साल की ज्योतिष की क्लासेस हैं। तो उस यूनिवर्सिटी की जो डीन है वो मेरे से सीख के गए। अच्छा। तो उनको अपनी पत्री में एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी और वो बहुत परेशान थे वगैरह। मेरे यहाँ 60 से ज़्यादा टीचर्स हैं जो ज्योतिष पढ़ाते हैं, मेरी PhD नहीं कंप्लीट हो रही। तो ऐसा उनको कुछ सवाल था, तो वो उसके लिए आए थे। अच्छा। तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं। अपने बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे जो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनमें से कई हैं जिनको मैंने सिखाया है। तो सर आजकल बड़ा ये रील में चल रहा है कि आप अपने वास्तु से करोड़पति भी बन सकते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। तो ये क्या कंसेप्ट है, लाइक एक्चुअली ये होता है या फिर ये जस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है? नहीं, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा है ना। तो लोगों को अट्रैक्ट करने में तो कोई बुराई है नहीं, लेकिन लोगों के साथ झूठ बोल के अट्रैक्ट करना गलत है। एग्जैक्टली। और आजकल झूठ ना बहुत ऊंची आवाज में बोला जा रहा है। सही बात है। लोगों को ऊंची आवाज ही पहुंचती है, ये भी दिक्कत है। अगर मैं बोलूं कि आपको मैं करोड़पति बना दूंगा आपके घर का वास्तु करके, तो आप बड़ी जल्दी मेरे से कन्विंस हो जाओ। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं आपके भले की कोई बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपको कि भाई देखो, जितना किस्मत में है मिलेगा उतना ही। हम आपकी कहाँ पे मदद कर सकते हैं? मान लीजिए आपको भगवान ने 100 रुपये देने और आप किसी वजह से 60, 70, 80 रुपये पे अटके हुए, तो वो अटकाव जो है वो मैं आपका रेक्टिफाई कर सकता हूँ, सो दैट आप 100 पे, 99 पे, 98 पे, 95 पे कहीं तो पहुँचो। सही बात। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उसके भाग्य में भगवान ने 100 रुपये लिखे हैं और वो 101 रुपये कमा लेगा, तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। और अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में आपको अगर खुशी मिलती है तो आप खूब बनिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लालच दे के इस तरीके से अट्रैक्ट करना कमाने वाले के लिए अच्छा है, लेकिन जो आपकी ऑडियंस है उसको समझना चाहिए। आपका लालच आपको फंसा देता है।
बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने अपने घर में बहुत सारी रेमेडीज करी, हुआ कुछ नहीं। बिल्कुल सही। आपको ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे। उसका रीज़न यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी गई कि तुम वास्तु करा लो, फिर तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी, कुबेर जी तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़े होंगे, जी दरवाज़ा खोलो, हमें आना है, दरवाज़ा खोलो, हमें आना है। ऐसा कभी नहीं होगा। जिनके यहाँ आना है वो पहुँच ही जाते हैं। आपके भाग्य में 100 लिखा है, 98 मिल रहे हैं, 99 मिल रहे हैं, बी हैप्पी। 70 मिल रहे हैं, 90-95 कराने हैं, वास्तु करा लो। 100 में 100 मिल जाएंगे, हो सकता है 100 का 101 आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। तो भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा। भाग्य में जो है वो नहीं मिल रहा, उसकी रेमेडी होती है, चाहे वास्तु से करो, चाहे ज्योतिष में करो, चाहे कहीं पे भी करो। तो ये जो हाई होप्स क्रिएट करके लोगों से पैसा खींचने का जो तरीका है ना, करोड़पति तो वो बन रहे हैं जो वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। इसीलिए तो कर रहे हैं वो, इसीलिए तो कर रहे हैं वो। आप करोड़पति बनो मत बनो, उनका तो बनना तय है। बिल्कुल सही। हमारे देश में ऐसे ही होता है। नेता आते हैं गरीबी हटाओ करके और खुद अमीर बन जाते हैं, बस इतना ही है। आपको समझना पड़ेगा, ये ऑडियंस को थोड़ा समझदार होना चाहिए। लोग तो बैठे ही हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो सर अब एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया कि जैसे अब हम वास्तु की बात कर रहे थे, हमने घर की भी बात करी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो रेंटेड हाउस पे रहते हैं, या आजकल लीज का बहुत चल रहा है, मॉर्टगेज पे ले लेते हैं लोग। तो क्या उनका वास्तु भी उन्हें कराना चाहिए? लाइक उनका वास्तु भी इफेक्ट करता है उनकी लाइफ पे? घर आप जिसमें भी रहते हो, उस घर का वास्तु आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता ही डालता है। अच्छा। चाहे वो आपका अपना है, चाहे वो रेंटेड है, चाहे वो कैसा भी है। घर में जैसे आप नए घर में गए जी, तो नए घर का वास्तु और आपकी एनर्जी को मिलना चाहिए, मर्ज होगा कहीं ना, एनर्जी आपकी और घर की एनर्जी एक दूसरे के साथ सिंक होगी। एग्जैक्टली। तो सिंक होने का एक तरीका है, कुदरत अपने आप उसको करती है, उसमें हमें और आपको कुछ नहीं करना। और उसका एक टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड है 2 साल। अच्छा। 24 महीने। तो 24 महीने एक घर के साथ आपकी एनर्जी को कनेक्ट करने में लगते हैं। अच्छा। 25वें महीने से जो आपको वास्तु का असर है वो आना शुरू होगा। 24 महीने तक आपका पिछला घर, आपका ये वाला घर और आपकी एनर्जी मिली जुली चलती है। ठीक है, ये इक्वेशन है जी। पहला असर आपको 25वें महीने में आएगा, दूसरा असर आपको 7वें साल में आएगा। ऐसे उसके टेबल्स हैं बाकायदा। ओके। ऐसे करके घर रिजल्ट देता है। 7वें साल में, 15वें साल में, 21 साल में घर अपनी पूरी एनर्जी दे देता है। तो सर आप कुछ जर्नल रेमेडीज बताना चाहेंगे जो एस्ट्रो वास्तु करके अपने, जो हमारी ऑडियंस है जो आपको देख रही है, और वो अपने कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके अपनी लाइफ को और बेटर करना चाहे, तो कुछ ऐसी जर्नल रेमेडीज हैं जो उनको आप बताना चाहेंगे? नहीं, इनफैक्ट उल्टा है। अच्छा। मैं ये कहूँगा कि जनरल रेमेडी कोई होती नहीं है। अच्छा। हर रेमेडी जो है वो कस्टमाइज ही होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। वेस्ट का घर सबके लिए बुरा नहीं हो सकता, नॉर्थ का घर भी सबके लिए बुरा नहीं हो सकता, साउथ का घर भी सबके लिए बुरा नहीं हो सकता। आपके भाग्य के हिसाब से, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, अगर आपको साउथ फेसिंग मकान सूट करता है तो आपको साउथ फेसिंग मकान ही लेना चाहिए। अच्छा। जिसकी पत्री के हिसाब से जो घर बनता है एस्ट्रोलॉजिकली, उसी घर में आप जाके फलोगे फूलोगे। ओके। अगर आप उसकी दिशा के जो शूल होती हैं, मतलब पेन वाली दिशाएं जो होती हैं सिंपल फॉर्म में, उनकी दिशाओं की एंट्री वाला घर ले लोगे तो आपको वो घर कभी नहीं फलेगा। ओके। तो जब आप घर ले रहे हैं, चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो अपना हो, आपको पहले ये देखना चाहिए कि आप उस घर में क्या होने वाले हो। ठीक है, अभी मैं कल एक घर में गया था, तो मैं वहाँ से निकला हूँ तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा इस घर में जो भी रहेगा उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर होगा। अब वो घर के अंदर जाओ तो पता लग जाता है। अच्छा। कुछ चीज़ें डिज़ाइंड आपको मिलती हैं, कुछ चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो जी। 100% वास्तु कंप्लायंट घर इस दुनिया में ना किसी के पास है और ना कभी होगा। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको वास्तु कंप्लायंट 100% घर मिल गया तो आप तो ब्रह्मा हो गए। फिर इस जन्म में आए क्यों हो? जी। आए हो इसलिए तो क्योंकि आपको अपने
कर्म भोगने हैं, तो कर्म भोगने के लिए आपको भगवान ने कुछ प्लैनेट दिए हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, तो कुछ आप ज़िंदगी में अच्छा झेलते हो, कुछ बुरा झेलते हो। तो जब आपके घर का वास्तु आपके हर अच्छे और बुरे कर्म को रिजल्ट देने के लिए सिंक होता है आपकी एनर्जी के साथ, तो वो तो होगा ना। बिल्कुल सही। तो 100% वास्तु कंप्लाइंट घर नहीं हो सकता। अच्छा। किसी का भी नहीं हो सकता। जनरल रेमेडी अगर आपने करनी है तो एक मैं रेमेडी बता देता हूँ। आपके घर में कम से कम रोज़ सुबह शाम या दिन में कम से कम एक बार घर के अंदर चारों दिशाओं में गंगा जल का छिड़काव करिए। अच्छा। बहुत सारे वास्तु दोष इसी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अच्छा। और गंगा जल लेके आइए हर की पौड़ी से, बिल्कुल जहाँ पे सेंटर से पानी लाते हैं वहाँ से, ब्रह्मकुंड से, किसी झरने से या किसी नहर के एरिया की गंगा से वो पानी लेके मत आइए जी। उस जल का छिड़काव कीजिए। घर के बहुत सारे वास्तु दोष गंगा जल के छिड़कने से ही ठीक हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मेरा और आ जाता है अब यहाँ पे कि अगर किसी को जानना हो कि उनके वास्तु में कोई दोष है या जनरली उनके एस्ट्रो वास्तु मिस अलाइंड है, तो वो उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। खुद आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो गाइस सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो बता रहा हूँ। हमारे से भी लोग अक्सर बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं जी वास्तु विजिट। वास्तु में विजिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा। आपके घर का नक्शा और आपकी पत्री चाहिए मुझे। मेरे पास इंडिया से बाहर के भी क्लाइंट्स हैं जिनका मैं वास्तु करता हूँ, मैं तो कभी नहीं गया वहाँ पे। ठीक है, इंडिया में भी दिल्ली के अलावा भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ के वास्तु करता हूँ, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके घर की एनर्जी आपकी पुत्री की एनर्जी से मैच करती होती ही है। तो आप मुझे सिर्फ अपना घर का नक्शा दे दो, पत्री दे दो, मैं करेक्शन उसमें बता दूंगा कि ये करो, ठीक हो जाएगा। अच्छा। विजिट जैसा कुछ नहीं होता। जाने आने की ज़रूरत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पड़ती है। वो तब पड़ती है जब आपके घर के चौथे घर में, नवें घर में पाप ग्रह हों, तब जाके आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा रेमेडी उस घर में करनी पड़ेगी। उसके बाद आप घर का वास्तु कर सकते हैं। ओके। अगर ये चौथा घर, नवा घर आपका एररफुल है तो फिर घर का वास्तु नहीं होगा। वो थोड़ा सा देखना पड़ता है बस। तो सर टाइम की कमी होते हुए बिकॉज हमने इतनी कुछ जान लिया, मेरे अंदर तो और भी सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आई गेस हम अराउंड 4 पॉडकास्ट भी बनाएंगे इसी के ऊपर। बहुत लंबा टॉपिक है। एग्जैक्टली, बहुत कम पड़ेगा। तो हम ऐसे ही और भी नए नए क्वेश्चंस आपके साथ लाते रहेंगे, राइट। तो अगर गाइज आप लोगों को कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आप तक उसका सल्यूशन ज़रूर लाएंगे। उस सर के कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो astrorajiv.com पे जाएं या फिर सर का ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।